खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का अच्छा और सच्चा विश्लेषण। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी आज आपको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में बादलों की मेहरबानी से राहत वाली खबर भी दिखाएंगे आपको। बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचे भक्तों का जोश कैसा है, ये भी हम आपको बताएंगे। अनंत अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान का अभ्यास भी आज अच्छी और सच्ची खबर में आपको दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। 10 दिन पहले महाराष्ट्र में शुरू हुआ सियासी संकट खत्म हो चुका है। कल रात उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब से थोड़ी देर पहले नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने वाले एकनाथ शिंदे के हाथ में राज्य की कमान आ गई है। राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे के साथ ही डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को भी शपथ दिलाई। और दिलचस्प बात यह है कि 2.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार का गठन तय था, लेकिन तब मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए टकराव के बाद उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2.5 साल बाद शिवसेना के बागी गुट ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। वैसे अगर सियासी लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बहुत उथल पुथल भरा रहा। बीजेपी ने अचानक मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे का नाम आगे कर दिया। फडणवीस ने कहा कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन फिर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे सरकार में शामिल होने की गुजारिश की, जिसके बाद फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले फडणवीस 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन नई सरकार में अब वो एकनाथ शिंदे के डिप्टी होंगे। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। बात करते हैं महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका पूरा सफर शून्य से शुरू हुआ। 58 साल के एकनाथ शिंदे 11वीं पास हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं और उनके भाई प्रकाश शिंदे पार्षद हैं। 70 के दशक में शिंदे का परिवार सतारा से ठाणे आया। आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, इसीलिए शिंदे को ऑटो रिक्शा तक चलाना पड़ा। लेकिन जिंदगी में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब वो 80 के दशक में शिवसेना से जुड़े। शिंदे पहले ठाणे में शाखा प्रमुख के रूप में काम करते थे, जो शिवसेना में सबसे छोटा पद होता है। लेकिन 1997 में उन्होंने ठाणे नगर निगम का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही उन्होंने जीत हासिल कर ली और पार्षद बन गए। अच्छी बात यह रही कि शिंदे जल्दी ही शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे के करीब आ गए, जो तब ठाणे के पार्टी अध्यक्ष थे। सियासत में शिंदे को आगे बढ़ाने में दीघे की बहुत बड़ी भूमिका रही। साल 2001 में आनंद दीघे की मौत हो गई। शिवसेना को ठाणे में दीघे की तरह एक मजबूत नेता की जरूरत थी। एकनाथ शिंदे दीघे के बाद खाली हुई जगह को भरने में कामयाब रहे। आक्रामक राजनीति करने वाले शिंदे पर शिवसेना ने भरोसा जताया और 2004 में विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया। शिंदे को पहले चुनाव में ही जीत हासिल हुई। ठाणे के कोपारी पचपाखड़ी से एकनाथ शिंदे तब से अब तक लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। इस बीच साल 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी। 2006 में राज ठाकरे भी पार्टी से अलग हो गए और इसका फायदा सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को ही मिला और वो तेजी से उभरते गए और पार्टी में उद्धव ठाकरे के सेनापति के रूप में खुद को स्थापित किया। उद्धव ठाकरे के दौर में जब पार्टी के सीनियर नेता किनारे हो गए, एकनाथ शिंदे का दबदबा कायम हुआ। 2014 में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता भी बनाया। हालांकि कुछ दिन बाद ही शिवसेना सरकार में शामिल हो गई। एकनाथ शिंदे की कोशिश की वजह से ही बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। लिहाजा सरकार बनने के बाद शिंदे को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 2019 में भी एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जब महाविकास आघाड़ी का निर्माण हुआ तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनने पर जोर लगाया और शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उनको शहरी विकास का विभाग दिया गया। बहरहाल महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे का आखिरी दृश्य लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि चर्चा तो देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन ऐन वक्त पर किरदार बदल गए। मेन हीरो के रोल में शिंदे आ गए। बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है और इसे समझने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आज दिन भर मुंबई में क्या हलचल रही। मुंबई से गुजरात और गुजरात से गुवाहाटी, यानी पूरब से पश्चिम तक शिवसेना के बागी नेताओं की खूब सियासी दौड़ हुई। उद्धव सरकार गिराने और नई सरकार बनाने के लिए पिछले 10 दिनों तक न जाने कितने समीकरण बने और बिगड़े। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी मंच पर आखिरी दृश्य के लिए जब पर्दा उठा तो मंजर ही बदल गया। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। दोपहर तक शिंदे के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनना तय माना जा रहा था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने अचानक सीएम के तौर पर शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। इस तरह फडणवीस ने खुद को किनारे करके उद्धव के खिलाफ बगावत की तलवार उठाने वाले सिपाही को सरकार की कमान सौंप दी। जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर विरोध से भरी हुई सरकार है, ऐसी सरकारें चलती नहीं है और ये सरकार जब गिरेगी तो एक अल्टरनेट गवर्नमेंट हम देंगे, हम महाराष्ट्र पर चुनाव नहीं ला देंगे। शिंदे को सीएम बनाने का ऐलान हुआ तो गोवा में मौजूद उनके समर्थक विधायकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन विधायकों ने जब शिंदे के साथ जाने का फैसला किया था, तब यकीनन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि बगावत के बाद सीधे बादशाहत मिल जाएगी।
लेकिन सियासत में कब हवा बदल जाए कहना मुश्किल होता है। शिंदे कभी उद्धव के करीबी थे, आज उन्होंने न सिर्फ उद्धव को कुर्सी से हटने के लिए मजबूर किया, बल्कि खुद उसी कुर्सी पर बैठ चुके हैं। दावा है कि देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है। इसलिए मैं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूं। हमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कुछ पद की लालसा नहीं। मैंने तो पहले जाहिर किया था, मैं ऐसा जो कर रहा हूं ये मुझे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। महाराष्ट्र में नई सरकार की रूपरेखा को लेकर किसी को भनक नहीं थी। आज एकनाथ शिंदे 10 दिनों के बाद मुंबई पहुंचे और सीधे देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे। दोनों में लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले और 49 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। लेकिन ऐन वक्त पर मुख्यमंत्री के लिए शिंदे का नाम आएगा, ये बात बीजेपी के दूसरे नेताओं तक को पता नहीं थी। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने सत्ता शिंदे को सौंप दी। इसे कुछ लोग बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं, तो कुछ मजबूरी बता रहे हैं। सियासी नफे नुकसान का आकलन अभी होना बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक अस्थिरता फिलहाल खत्म हो गई है। जमीन की राजनीति करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे शिंदे अब महाराष्ट्र के नए सीएम, नए साहब हैं। मुंबई से पारिस जामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 2.5 साल पहले बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाते बनाते रह गई, लेकिन अब जबकि मौका बीजेपी के पास था, पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी शिंदे को दे दी। राजनीति के जानकार इस बात को लेकर बहस में उलझे हुए हैं कि बीजेपी ने यह फैसला क्यों किया। ज्यादातर लोगों का मानना है कि भविष्य के लिहाज से बीजेपी का यह फैसला एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने तय कर दिया है कि शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के हाथ में चली जाए और ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग थलग कर दिया जाए। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी आसानी से ये क्लेम कर सकती है कि असली शिवसेना उसके साथ है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सुनिश्चित कर लिया है कि शिवसेना का बगावती खेमा अगले 2.5 साल तक एक साथ रहेगा। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से शिवसेना के बचे खुचे विधायक भी अब शिंदे खेमे के साथ आ सकते हैं। बीजेपी उद्धव ठाकरे को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती है कि शिवसेना को बीजेपी ने धोखा दिया। एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने छवि बनाने की कोशिश की कि वो बाला साहब ठाकरे की विरासत को सपोर्ट करती है। शिवसेना के कमजोर होने से 2024 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए चुनाव में उतरेगी और मुकाबला सीधे एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही होगा। यानी बीजेपी ने इस लिहाज से एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन उसे कितना नफा नुकसान होगा इसका आकलन अभी नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शिंदे ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल ली है। वो दावा करते रहे हैं कि बाला साहब के कट्टर समर्थक वही हैं। जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट करके लगाई है वो इस बात की तस्दीक करती है। बाला साहब ठाकरे के साथ वाली अपनी तस्वीर लगाकर उन्होंने एक तरह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मैसेज दिया है। आगे भी उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो शिवसेना के मतदाताओं को खुद से जोड़ सके और खुद को असली शिवसेना साबित कर सके। तो तमाम उथल पुथल के बाद महाराष्ट्र का मौसम तो ठीक हो गया, सियासी मौसम, लेकिन दिल्ली के
आबो हवा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बात हम दिल्ली के मौसम की करेंगे। 3-4 दिन से परेशान थे लोग, उमस बढ़ी हुई थी, लेकिन बारिश के आसार भी बने हुए थे। मौसम विभाग की संभावनाओं के मुताबिक आज सुबह से दिल्ली एनसीआर को राहत दिलाने वाले मानसून ने दस्तक दे दी है और आज बादल जमकर बरस रहे हैं। वैसे सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश की झड़ी लगी हुई है। लोगों को गर्मी से निजात मिल रही है। पिछले कई दिनों से तपती हुई धरती को राहत मिल रही है। दिल्ली के आसमान पर इन काले बादलों का इंतजार शिद्दत से था। बेशक थोड़ी देर लगी, लेकिन वो आए और ऐसे बरसे कि तपती धरती को सुकून मिल गया। बारिश एक सौगात के तौर पर दिल्ली एनसीआर के वासियों को देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि उमस के कारण काफी सारी परेशानियां हो रही थी और केवल लोगों को ही नहीं, किसानों को भी इस तपती गर्मी के कारण परेशानी हो रही थी। और अब मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश इसी तरह से लगातार होती रहेगी और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 जुलाई से मूसलाधार बारिश शुरू होने वाली है। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तापमान से झुलस रही दिल्ली के लिए इससे राहत की बात और कोई हो ही नहीं सकती थी। आसमान तकते लोगों के लिए बारिश से बड़ी कोई सौगात हो ही नहीं सकती। वैसे तो मानसून के आने की भविष्यवाणी 2-3 दिन पहले से ही थी, लेकिन बादल अपनी ही मर्जी से आते हैं और इस बार भी अपनी मर्जी से आए। इसके साथ ही दिल्ली में मानसून की एंट्री हो गई। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में मानसून आखिर पहुंच ही गया और जो नॉर्मल डेट है वो मानसून की 27 जून थी, लेकिन आज 30 जून को मानसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। हालांकि पिछले कई दिनों से ये पश्चिमी बिहार के ऊपर अटका हुआ था, लगभग 8 से 10 दिनों के दौरान, क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही थी। 2 दिनों से पूर्वी हवाएं चलना शुरू हुई, जिससे कि गर्मी और उमस बढ़ी और मानसून ने काफी तेजी से प्रगति की। और आज सुबह जो बारिश शुरू हुई तो 8:30 से 11:30 बजे के बीच में जो दिल्ली ने बारिश दर्ज की थी वो 65 मिलीमीटर थी और 8:30 से 11:30 के बीच में यानी कि 6 घंटे में 110 मिलीमीटर का आंकड़ा दिल्ली ने छू लिया, यानी कि फर्स्ट 3 डिजिट रेनफॉल दिल्ली में देखी गई। और अब ये जो मानसून दिल्ली पहुंच चुका है, यानी कई इलाकों में पहुंच चुका है, तो अब ये धीरे धीरे क्या बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। जिस गर्मी में कूलर और पंखे भी असरदार ना हो, उसमें दिल्ली वालों की हालत समझी जा सकती है। इसीलिए जब बारिश हुई तो दिल्ली झूम उठी। बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। काफी महसूस हुआ कि पहले गर्मी ज्यादा हो रही थी, अब थोड़ी ठंडक हुई है हल्की हल्की, लेकिन इतनी नहीं उमस हो रही है फिलहाल, पहले से बेहतर है। तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। अब घर पे जाएंगे, चाय बनाएंगे, पकौड़े खाएंगे। ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज्यादा था कि कोई काम नहीं हो पा रहा था। इतना गर्मी था कि हेडेक रहने लग गया था। सो आज का मौसम काफी रिलैक्सिंग है, पीस है, एक तरीके से सुकून है इस मौसम में। और ये बारिश का मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत लगता है, ग्रीनरी बहुत खिल के आती है। सो इट्स ब्यूटीफुल। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर के तमाम इलाकों में भी खूब बारिश हुई। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुरादाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश का इंतजार खत्म हो गया। लखनऊ से लेकर अंबाला और चंडीगढ़ तक बादलों ने खूब मेहरबानी की। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर में भी मानसून की पहली बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। बिहार के कई हिस्सों में पहले से ही बारिश हो रही है। अगर कहीं कमी थी तो इस बार बादलों ने पूरी कर दी है। गर्मियों के मौसम में हर किसी को बारिश का इंतजार रहता है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से तपती धूप से तमाम लोग परेशान थे, गर्मी बढ़ रही थी,
पारा आसमान को छू रहा था और ऐसे में जब बारिश आई तो हर कोई इस बारिश का लुत्फ उठाता हुआ नजर आया। और शायद यही वजह है कि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक यही हालात रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर के लोग आसानी से इस बढ़िया मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। और दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सेंट्रल यूपी, वेस्टर्न यूपी या फिर मध्य प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश अगले 2 से 3 रहेगी। आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि जो हालात हैं, जो परिस्थिति हैं, उसे आप मानसून के आगाज के तौर पर समझ सकते हैं। अपने तय समय से मानसून के तमाम इलाकों में पहुंचने की मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी सच साबित होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि जिन इलाकों में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है, उन इलाकों में भी 5 जुलाई तक इसकी धमक देखने को मिल जाएगी। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे और वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश की वजह से शहर में कई जगह पर ट्रैफिक जाम भी लग गया। सुबह घरों से निकले लोगों को दफ्तर तक पहुंचने में दूसरे दिनों की तुलना में ज्यादा वक्त लगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बारिश में दिल्ली इस समस्या से दो चार होती ही है। बारिश की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम आपको दिखाई देगा दिल्ली की सड़कों पे। इस वक्त हम मेरठ एक्सप्रेसवे का जो एक एक्सटेंशन है जो दिल्ली की तरफ आता है, निजामुद्दीन और सराय काले खां को कनेक्ट करता है, ठीक उस सड़क के ऊपर है। और नीचे का नजारा आप देख सकते हैं, किलोमीटर लंबी कतार गाड़ियों की। धीरे धीरे ट्रैफिक में गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं ऑफिस जाने वाले लोगों को इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही हालात कमोवेश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। वैसे थोड़ी सी भी बारिश में दिल्ली डूब जाती है और हर साल मानसून की पहली ही बारिश में दिल्ली के कई इलाकों में हाल एक जैसा होता है। बहुत सारे इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिसमें हाल ही में खोली गई प्रगति मैदान सुरंग भी एक है। आईटीओ, रिंग रोड, बारापुला कॉरिडोर समेत कई इलाकों में जल जमाव हो गया। जलमग्न इलाकों के बारे में जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश और उस बारिश के बाद की ये तस्वीर, साउथ दिल्ली का जंगपुरा इलाका ट्राइसेक्शन, और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जल जमाव हुआ है। गाड़ियां कुछ इस तरह से करतब दिखाते हुए लोग निकल रहे हैं। ये शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि डर ये भी होता है ऐसी स्थिति में कि गाड़ियां हो सकती हैं बंद हो जाएंगी। आप पीछे देखें किस तरह से कार एक एक करके आ रही है। इन चालकों को ये भी डर होता है कि गाड़ी कहीं इस पानी के अंदर बंद ना हो जाए। एक तस्वीर जहां पे गाड़ियां जूझते हुए, करतब दिखाते हुए गाड़ी चालक, वाहन चालक निकल रहे हैं। खास करके स्कूटर्स और मोटरसाइकिल में चलने वाले लोगों को समस्या हो रही है। और दूसरी तरफ नाले, क्योंकि यहाँ पे जाम है, इस वजह से ये जल जमाव हुआ है, साफ तौर पे दिखाई दे सकता है। और पानी निकालने के लिए ये हेवी मोटर्स इस वक्त लगाए गए हैं, पंप लगाया गया है। यहाँ से पानी निकाल के बाहर की तरफ छोड़ा जा रहा है। तमाम दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं कि मानसून को लेकर तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली सरकार कह रही है कि इस बार सारे वल्नरेबल पॉइंट्स को ध्यान में रख के प्रिपेयर्डनेस किया गया था, तैयारियां की गई थी। और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रिव्यू मीटिंग भी लेंगे कि कहां कहां जल जमाव हुआ, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। दिल्ली में मानसून ने आहट तो दे दी है, दस्तक दे दी है, लेकिन अब जरूरत है कि इस तरह की तस्वीरों से बचने के लिए प्रिपेयर्डनेस वॉर फुटिंग पे शुरू की जाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को इस तरह से जद्दोजहद करके अपने दफ्तरों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी पड़े। आगे बढ़ते हैं, दर्शन करवाते हैं बाबा बर्फानी की। आज से अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कई दिनों से भक्त और प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुटे थे। बालटाल और पहलगाम से यात्रा के लिए 20 कैंप बनाए गए हैं और दोनों ही जगहों से आज सुबह यात्रियों के जत्थों को रवाना किया गया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए इस बार कई खास इंतजाम भी किए गए हैं।
2 साल बाद दर्शन की मुराद पूरी हुई तो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा बर्फानी की एक झलक पाने की जो तपस्या पिछले कुछ दिनों से इन भक्तों ने की थी, वो अपने मुकाम तक पहुंची तो पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। आज सुबह सुबह श्रद्धालुओं का पहला जत्था अमरनाथ गुफा पहुंचा और बर्फ से बने अलौकिक शिवलिंग के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सुबह 5 बजे से ही डोमेल बाल्टाल रूट से तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के जत्थों की पवित्र गुफा की ओर रवानगी शुरू हो गई। वहीं पहलगांव के नुनमान बेस कैंप से भी यात्रियों का जत्था बाबा के दर्शन और आराधना के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ चल पड़ा। तमाम श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र गुफा तक पहुंच रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन की तमन्ना पूरी कर रहे हैं। बता दें कि बाबा बर्फानी के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। श्रीनगर में राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से ही बाबा बर्फानी की पूजा की और तीर्थ यात्रा सुरक्षित तरीके से संपन्न होने की कामना की। प्रथम पूजा आज अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। जाहिर है बाबा के धाम तक पहुंचने की तपस्या कड़ी है, लेकिन खुशखबरी ये है कि जल्द ही बाबा के दर तक जाने का रास्ता खुशनुमा एहसास कराएगा। अमरनाथ यात्रा जो है ये रक्षाबंधन तक चलती रहेगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। उसी दिन इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो है अमरनाथ यात्रा अब काफी आसान कर दी गई है सरकार और प्रशासन की कोशिशों के चलते। इस बीच अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जुटी सेना ने परंपरा को कायम रखते हुए यात्रा मार्ग में एक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल बनाया है, जहां यात्रा से जुड़े सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक आस्था के मुताबिक पूजा अर्चना, इबादत और अरदास कर सकते हैं। इसका मकसद एकता, अखंडता, भाईचारे और मानवता के प्रति भावना को बढ़ावा देना है। अशरफ वानी और रऊफ रोशनगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। बाबा बर्फानी के दर्शन का आज पहला दिन है। हर हर महादेव के नारों के साथ 2750 श्रद्धालुओं का जत्था भोलेनाथ के दर्शन के लिए रवाना हो चुका है, जो पंचतरणी और शेषनाग होते हुए 3 दिनों में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचेगा। 43 दिनों तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा के समापन में 42 दिन बचे हैं। इस अंतराल में 8 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। कोविड महामारी की वजह से पिछले 2 साल तक अमरनाथ यात्रा बंद रही थी। यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिनमें ज्यादातर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अमरनाथ यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा। बाबा बर्फानी के लिए ऐसे ही भक्तों के लिए आज हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से ही चल रही है। बाबा बर्फानी के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालु ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों ही तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर किसी श्रद्धालु को ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो अलग अलग बैंकों की 566 ब्रांचेस में किसी भी एक ब्रांच में जा सकते हैं। जरूरी दस्तावेज के साथ आप बैंक जाएं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए परमिट जारी बैंक की तरफ से होगा। 11 अप्रैल से ही बैंकों की अधिकृत शाखाएं यात्रा परमिट के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति अपना रही हैं। उसी तरह से अगर कोई श्रद्धालु ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उसका ऑप्शन चुनता है, तो वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। यहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ज जरूरी दस्तावेज अपलोड कीजिए। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया वहां पर मौजूद है। ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है और कम वक्त भी इसमें लगता है। अब बात अमरनाथ यात्रा के लिए लगने वाले रजिस्ट्रेशन फीस की भी कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 150 रुपए की फीस आपको देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, और इसके अलावा यात्रियों की संख्या के आधार पर ही अलग से फीस लग रही है। जिससे अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 से लेकर 5 तक है तो फीस 50 रुपए है।
वहीं किसी ग्रुप में बाबा बर्फानी के भक्तों की संख्या 6 से लेकर 10 तक है तो इसकी राशि 100 रुपए रहेगी। अगर 11 से 15 श्रद्धालु एक साथ अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो फीस के तौर पर उन्हें 150 रुपए अलग से देने होंगे। अगर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 21 से 25 तक हो जाती है तो 250 रुपए फीस देनी होगी। वैसे ही अगर एक साथ जाने वाले भक्तों की संख्या 26 से लेकर 30 तक है तो उन्हें 300 रुपए अलग से देना होगा। हालांकि जो यात्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं उन्हें यात्रा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी। हर यात्री के लिए यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आधार कार्ड रखना अनिवार्य है और इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट और 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाना न भूलें। 27 जून तक 3 लाख तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और 5 लाख श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की संभावना अभी और भी है। 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए, इसके लिए बिजली, पानी, चिकित्सा, शौचालय और संचार सेवा से लेकर टेंट समेत तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया उनको करवाई जा रही हैं। और क्या व्यवस्था की गई है, देखिए मेरे सहयोगी अशरफ पानी की रिपोर्ट। करीब 2 साल के वक्फे के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि काफी नियमों के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा जोश है क्योंकि गुरुवार से पूरी तरह से जो है अमरनाथ यात्रा में दूसरे ही रंग नजर आएंगे और श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ेगी। लेकिन धीरे धीरे श्रद्धालुओं ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। हाँ जी, मैं यूएस से आ रही हूँ, उधर पढ़ रही हूँ मैं, और अभी तो दिल्ली से आ रही हूँ और मैं चल के आई पूरा रास्ता। अभी अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट है टेरेन ऑब्वियसली, बट अच्छा है, लोग चल रहे हैं, मतलब मौसम अच्छा है, बढ़िया है। लोग आएंगे, पहली बार आ रही हूँ मैं, पहले नहीं आई हूँ कभी, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग नीचे बालटाल से पैदल चलकर आए हैं, सुबह शुरू किया था और बहुत ही अमेजिंग, जिसको कहते हैं एक अपने आप अंदर से आ जाती है चलने की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पूरी जगह पे चलकर आने का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बार आप यात्रा पे? जी बिल्कुल पहली बार। 1998 आ रहा हूँ यहाँ पे यात्रा पे और हर बार कुछ न कुछ बदलाव एडिशनल होते जाता है। यहाँ का जो प्रशासन है, श्राइन बोर्ड है, वो स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा सुधार करते जा रहे हैं। यहाँ की जो मिलिट्री है, मिलिट्री पूरे इंडिया की सब लोगों की ड्यूटी लगती है, मिलिट्री का बहुत सहयोग है। वो एक पांव पर खड़े होते हैं, चाहे कुछ भी बात हो, मतलब किसी को अगर रास्ते में कोई कीचड़ में फंस जाए उसको कीचड़ में से निकाल भी लेंगे, मतलब कुछ भी उनको हिचक नहीं होती है। अगर अमरनाथ गुफा की बात करेंगे तो पूरी तरह से जो है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो है रास्ते बेहतर बनाए गए हैं, आने जाना आसान हो गया है लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये अमरनाथ यात्रा अब की बार है उसमें सर तरह की इंतजाम रखे गए। पिछले 2 साल जो अमरनाथ यात्रा नहीं हुई थी तो जो इस यात्रा से जुड़े स्थानीय लोग हैं, जो 2 पैसे यहाँ कमाने आते हैं, उनको भी काफी मुश्किल हुई थी क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं हुई थी। अब चूंकि करीब 3 साल के बाद जो है 2019 के बाद अमरनाथ यात्रा हो रही है तो इन्हें भी उम्मीद है कि अब की बार जमकर उनकी कमाई भी होगी और वो भी देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सेवा करेंगे। होनी चाहिए अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।